चुनाव से पहले बदमाशों का एनकाउंटर पर सवाल उठा, बुरे फंसे तेजस्वी। बिहार के बदमाश खौफ में हैं। बिहार के बदमाश बिहार को छोड़ रहे हैं। उन्हें मिट्टी में मिलाए जाने का डर सता रहा है, लेकिन ये तेजस्वी को रास नहीं आ रहा। तेजस्वी चुनाव के वक्त हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी से ही कई सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या कभी बिहार में आरजेडी की सरकार में जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला था, वैसी ही सरकार और जंगल राज तेजस्वी लाना चाहते हैं। इसलिए तेजस्वी को यह एनकाउंटर रास नहीं आ रहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में बिहार के 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। यह ऑपरेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया है। खबर है कि मारे गए कुख्यात बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। एनकाउंटर में रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर को गोलियां लगी। सभी को रोहिणी स्थित डॉक्टर बीएसए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। रंजन पाठक, बिमलेश महतो और बिमलेश साहनी, मनीष पाठक बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बिहार से नेपाल तक फैला था नेटवर्क। बताया जाता है कि ये चारों बदमाशों की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। ये गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग का सरगना रंजन पाठक था। इनका नेटवर्क बिहार से लेकर नेपाल तक फैला था। रंजन पाठक सीतामढ़ी में कई वारदात को अंजाम दे चुका था। रंजन पाठक ने सीतामढ़ी के कारोबारी की हत्या के बाद खुद का बायोडाटा मीडिया के लोगों को भेजा था। एनकाउंटर में मारा गया रंजन पाठक सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में हत्या और लूट की कई वारदातों में शामिल रहा है। रंजन पाठक अपनी क्रिमिनल गतिविधियों की जानकारी और अपराधों का बायोडाटा मीडिया तक को भेजता था। 4 पुलिस वालों की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। यहां आपको बताएं कि पुलिस को इनपुट मिला था कि बिहार का ये गैंग दिल्ली में मौजूद है। इसके बाद दिल्ली और बिहार पुलिस ने इनपुट के बाद चेकिंग शुरू की। पुलिस को देखते बदमाश भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें चारों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल ये तो बात हुई एनकाउंटर की, लेकिन अब बात करते हैं तेजस्वी की, क्योंकि तेजस्वी इन एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों चुनाव के वक्त सरकार बताना चाहती है कि अपराधियों में खौफ पैदा कर रहे हैं। आखिर ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। लेकिन तेजस्वी को कौन बताए कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है तब से ही एनकाउंटर हो रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी को ये एनकाउंटर ना पहले रास आ रहे थे और ना अब रास आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी को बिहार में वो जंगल राज का दौर पसंद था जो उनके पिता यानी लालू की सरकार में था। क्योंकि लालू की सरकार में अपराधियों का बोलबाला था, जंगल राज था, नरसंहार होते थे, लेकिन लालू राज में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। दरअसल 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव का शासन शुरू हुआ तो इसके बाद से ही अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण बढ़ने लगा। कहा जाता है कि उस समय मंत्रियों के आवास अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह थे, जहां अपराध के बाद उनको शरण मिलती थी। लालू राज में अपराधियों और राजनेताओं की साठ गांठ का इससे साफ पता चलता है कि उनके राज में कई गैंगस्टर और माफिया नेता, विधायक और सांसद बन गए थे, जैसे शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होता, और ये बात सच भी है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद तस्वीर बदली है। अपराधियों में खौफ है, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के राज में लूट, अपहरण, हत्याएं देखी हैं और शायद उन्हें भी यही सब देखना पसंद है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एनकाउंटर पर सवाल ना उठाते, जिसके बाद वो खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। तेजस्वी पर एनडीए ने भी किया बड़ा वार। हालांकि तेजस्वी के एनकाउंटर पर सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने भी जवाब दिया। दरअसल वो तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर हमला बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के 15 साल में 59 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। लेकिन एक बार भी लालू यादव के द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना तो दूर, घटना को लेकर संवेदनशीलता दिखाने से भी परहेज रहा। मैं तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आप स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार के संरक्षण में
बिहार में नरसंहार होते रहे और तत्कालीन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। नरसंहार में आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्यों आखिर जंगल राज कायम करने का आपने काम किया? इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए। बिहार में जातीय नरसंहार क्यों हुए? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? किसने नरसंहार करने वालों को संरक्षण दिया? इन सारे सवालों पर आज तक लालू परिवार ने जवाब क्यों नहीं दिया? बिहार की जनता जानना चाहती है। और अब जब एनडीए सरकार में कार्रवाई हो रही है तो आप सवाल उठा रहे हैं। क्या जिनका एनकाउंटर हो रहा है वो तेजस्वी के करीबी है, जो तेजस्वी को इतना दर्द हो रहा है? दरअसल बिहार का जंगल राज सिर्फ अपराध की कहानियां नहीं है, बल्कि ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल का एक दस्तावेज भी है। और इसी दस्तावेज को हर कोई बार बार सामने निकालकर पेश करता है और तेजस्वी लालू से सवाल पूछता है। दरअसल साल 1990 से 2005 का दौर कानून और व्यवस्था के लिहाज से पूरी तरह अपराधियों के कब्जे में चला गया था। शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, साधु यादव, सुभाष यादव और तस्लीमुद्दीन और अन्य किरदारों ने बिहार की छवि को गहरी चोट पहुंचाई। बिहार को 15 साल के दौरान बने गलत छवि से उबरने में लंबा समय लगा। यही वजह है कि बिहार में लालू राबड़ी राज के दौर को एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेता जंगल राज कहते हैं। प्रदेश की जनता आज भी जंगल राज के नाम पर कांप उठती है। लालू राज में बिहार में थी अराजकता। बिहार में उस समय प्रदेश में अराजकता, क्राइम, करप्शन और राजनीतिक संरक्षणवाद का बोलबाला था। यानी हत्या, अपहरण, लूटपाट, दुष्कर्म, डकैती और फिरौती जैसी वारदात आए दिन होती रहती थी। बिहार की राजधानी पटना में भी लोग शाम 5 बजे के बाद निकलने से डरते थे। अपराधी खुली सड़कों पर हथियार लहराते थे। आम आदमी असुरक्षा की इन्हीं गिरफ्त में था। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना था। 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव का शासन शुरू हुआ तो इसके बाद से ही अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण बढ़ने लगा। कहा जाता है कि उस समय मंत्रियों के आवास अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, जैसा कि हमने आपको बताया। जहां अपराध के बाद शरण तो मिलती ही थी, लेकिन लालू उनकी वाहवाही भी करते थे, जिससे पता चलता है कि कैसे गैंगस्टर और माफियाओं का बोलबाला था। शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन का जिस तरीके से हमने बार बार नाम लिया है, यही वो लोग थे जिनको लालू ने संरक्षण देने का काम किया और इन्होंने आतंक फैलाया। 1990 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन पहली बार विधायक तक बन गया। इसके बाद आपराधिक छवि वाले शहाबुद्दीन को लालू ने कई पदों से भी नवाजा। इसका नतीजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ा था और तेजस्वी तो लालू से एक कदम आगे निकल पड़े हैं। इस बार शहाबुद्दीन के बेटे तक को टिकट दे डाला है, जिससे साफ है कि तेजस्वी भी एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं, इसलिए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। शहाबुद्दीन के नाम से ही कांप उठते थे लोग। बिहार के लोग शहाबुद्दीन के नाम से ही कांप उठते थे। लालू यादव की पार्टी की कृपा से राजनीति में दखल बढ़ने के साथ ही उसके खौफ के सामने प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए थे। आरोप लगता है कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार भी नतमस्तक हो गई थी और दबंगई के दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस बाहुबली को संरक्षण देने लगी। कहा जाता है कि उस दौर में एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक शहाबुद्दीन के रहमो करम पर वर्दी पहनते थे। शहाबुद्दीन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भय न के बराबर था। इन अधिकारियों के साथ मारपीट इस बाहुबली के दिनचर्या का एक हिस्सा था। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब मार्च 2001 में आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ जब एक वारंट हुआ, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन ने न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि समर्थकों से पुलिस वालों की पिटाई तक करवा दी। माना जाता है कि शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक करियर में कई पुलिस अधिकारियों पर जुल्म ढाया था। जंगल राज के आतंक में जब पुलिस से सुरक्षित नहीं थी तब आप लोग कितने असहाय थे, इसका अंदाजा आसानी से लगाइए। और तेजस्वी यादव फिर से ऐसी ही सरकार चाहते हैं, इसलिए शहाबुद्दीन के बेटे तक को टिकट दे दिया गया है। लेकिन अब जनता सब जानती है और तेजस्वी को जनता इसका करारा जवाब देने का काम करेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेबाक सवाल लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।